नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर मचे बवाल की, हाइड्रोजन बम को लेकर राहुल गांधी की एक और चेतावनी की, देखेंगे क्यों भागवत को खुश करने में जुटे पीएम मोदी, राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है रुख, जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कैसे घिरा एनडीए, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र गवर्नर का मिला अतिरिक्त कार्यभार। राधाकृष्णन ने जीता है उपराष्ट्रपति चुनाव। सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत। अदालत ने खारिज की सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका। नागरिकता हासिल करने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का था आरोप। मीडिया के लिए फैक्ट चेकिंग सिस्टम लोकपाल अनिवार्य हो। फेक न्यूज पर लगाम कसने के लिए संसदीय समिति ने की सिफारिश। संसद में पेश हो सकती है रिपोर्ट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 123 अंकों की बढ़त के साथ 81,548 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 32 अंकों की बढ़त के साथ 25,005 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा विवादों से घिर गया है। पीएम के वाराणसी पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें हाउस अरेस्ट करने का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे वोट चोर बच नहीं पाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोटर चोरी अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं वो वाराणसी सीट पर ही फूटने वाला है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। राहुल रायबरेली में थे तो पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उनका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो ऐलान तक कर दिया कि पीएम की वाराणसी यात्रा का विरोध किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने अजय राय सहित पार्टी के तमाम नेताओं को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। अजय राय ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पोस्ट किया, बीजेपी पुलिस भेजकर हमें रोकना और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। अजय राय के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं को या तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया या फिर हाउस अरेस्ट कर लिया। अजय राय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया तो सोनभद्र के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामराज गौड़ सहित अन्य नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। दरअसल वाराणसी में पीएम मोदी की जीत पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर वाराणसी में धांधली नहीं होती तो पीएम मोदी की हार तय थी। उन्हें चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की मदद से जीत मिली है और यही कारण है कि पीएम मोदी का वाराणसी में जबरदस्त विरोध हो रहा है। पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी में विरोध हुआ है, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि वाराणसी में अगर पीएम का विरोध हो रहा है तो पूरे देश पर इसका असर दिखाई देगा। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो राहुल गांधी पिछले दिन से ही अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बता दिया कि उनकी आवाज दबने वाली नहीं है और अब दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाली बात दोहरा दी है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद उत्तर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। सर हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आगे क्या कर रहे हो यार? आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। बीजेपी आग ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं,
आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। दरअसल अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल जब दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद बाहर निकले तो मीडिया को उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले परेशान न हो, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है, सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम की बात दोबारा कहना काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दौरे के पहले दिन बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने राहुल गांधी का जमकर विरोध किया था, वापस जाओ के नारे लगाए थे। लेकिन अगले ही दिन राहुल ने अपने बयान को दोहराकर बता दिया कि वो डरने या रुकने वाले नहीं हैं। अब राहुल के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी के तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा घटा सकती है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने राहुल पर अनशेड्यूल्ड फॉरेन ट्रिप्स को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजनीतिक जानकार इसे राहुल गांधी की सुरक्षा को कम करने की कोशिश करार दे रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा कम करने की कोशिश में है? दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने राहुल के अनशेड्यूल्ड विदेश दौरों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ का आरोप है कि राहुल ने इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी एक अलग लेटर लिखकर इस मुद्दे के बारे में बताया। लेटर में लिखा है कि ऐसा करना उनकी सुरक्षा को देखते हुए गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की चूक वीवीआईपी सिक्योरिटी को कमजोर करती है, उन्हें खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। ये लेटर ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक राहुल गांधी को गले लगा लिया और उनके कंधे पर किस किया था। इस घटना से राहुल गांधी भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गए थे। इसके अलावा हाल ही में राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को घेर लिया था, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम को एक राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है और उनकी सुरक्षा कम करने का बहाना ढूंढ रही है। वो मानते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है वो असामान्य है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, क्योंकि राहुल गांधी भले ही कहीं भी जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहना सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कवर के साथ हाईएस्ट लेवल की Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। Z+ सिक्योरिटी में कुल 55 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। इनमें से 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। बाकी सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के होते हैं। इस मामले में अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस लेटर ने राहुल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल पीएम मोदी की मंशा पर भी उठ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने तारीफों के पुल बांटते हुए बधाई दी, जिसने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया कि पहले तक तो संघ और बीजेपी में तनातनी नजर आ रही थी, अचानक क्यों पीएम मोदी के सुर नरम पड़ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और बधाई देते हुए पीएम ने भागवत की जमकर तारीफ भी की। पीएम की तरफ से भागवत की तारीफ ने ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी को भागवत से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी में नियम बनाया गया कि 75 साल की उम्र पूरी करते ही किसी भी नेता को सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया जाता है। हाल ही में इसका जिक्र खुद मोहन भागवत ने भी किया था और कहा था कि 75 साल के बाद हमें दूसरों को मौका देना चाहिए। ऐसे में जब पीएम ने भागवत की तारीफ की तो कांग्रेस ने ही उन्हें घेर लिया। पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की अपनी बेताब कोशिश में आज मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण विशेष संदेश लिखा है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना अमर भाषण दिया था। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हमले हुए थे। लेकिन हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह जिक्र नहीं किया कि 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने जोहानिसबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आह्वान किया था। उसी समय दुनिया ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को सुना था। बेशक प्रधानमंत्री से सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद रखने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सत्य शब्द ही उनके लिए अपरिचित है।
प्रधानमंत्री, जो स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो वे स्वयं गॉड से हो। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख को खुश करने के लिए आतुर हैं, इसीलिए उन्होंने ये बधाई संदेश लिखा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि यही वजह है कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया था और अब कुछ ही दिनों में पीएम भी 75 के होने वाले हैं। उस वक्त इस मुद्दे के एक बार फिर तूल पकड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के संघ प्रमुख को बधाई चर्चा का विषय बन गई है, तो चर्चा में राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी बनी हुई है। अब सुनवाई पूरी भी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ये सुनवाई इस मुद्दे पर थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय कर सकता है। सुनवाई के आखिरी दिन भी कोर्ट में कई अहम दलीलें पेश की गई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा को लेकर चल रही बहस अब पूरी हो गई है और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस सुनवाई का मुख्य केंद्र यह था कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं और क्या कोर्ट उनके लिए कोई समय सीमा तय कर सकता है। इसी मामले पर 10वें और आखिरी दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अंतहीन समय तक अपने पास नहीं रख सकते। उनका तर्क था कि अनुच्छेद 200 में जितनी जल्दी हो सके शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि विधेयक पर फैसला तुरंत लिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोर्ट द्वारा कोई समय सीमा तय करने का विरोध किया। मेहता ने कहा, सीधा सीधा फॉर्मूला हर मामले में लागू नहीं हो सकता क्योंकि हर विधेयक की अपनी जटिलताएं होती हैं। 90% से ज्यादा विधेयकों को 1 महीने के अंदर मंजूरी मिल जाती है और केवल कुछ ही मामलों में देरी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक संवैधानिक पदाधिकारी यानी सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी यानी राज्यपाल को परामादेश रिट जारी नहीं कर सकता। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि कोई भी अधिकारी चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई संवैधानिक अधिकारी अपना काम नहीं करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा। CJI ने सवाल उठाया कि वो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर एक अधिकारी अपने कर्तव्य में विफल हो जाए तो कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ये मामला फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट के इस फैसले का असर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। डेडलाइन मामले में लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वैसे विवाद तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी छिड़ा हुआ है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है, लेकिन बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि उसने चुनाव जीतने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया। इन आरोपों ने बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या है विपक्ष के आरोप, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनाव के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने दावा किया है कि 27 विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जबकि 12 बीजेपी सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया। पाठक ने कहा कि यह जानकारी उनके विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर सांसद का वोट खरीदने के लिए 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बैनर्जी ने इस खरीद फरोख्त को लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि जनता के प्रतिनिधि जनता के विश्वास को बेच रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इन आरोपों का समर्थन किया और कहा कि क्रॉस वोटिंग की तो जांच होनी ही चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वोट कहां से और कैसे चोरी हुए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल कर जीत हासिल की और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 787 में से 14 सांसदों ने मतदान नहीं किया और 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, एनडीए गठबंधन के इनके साथी या तो वॉकआउट कर गए या इनके साथ खड़े हुए ही नजर नहीं आए। ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। हम इंडिया गठबंधन के अपने 315 वोट गिन रहे थे, 15 वोट आपने अवैध घोषित कर दिए। हमारे लोगों ने कहां क्रॉस वोटिंग की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रचार और प्रसार का ही नतीजा है कि जो एनडीए गठबंधन के साथी थे वो या तो वॉकआउट कर गए और या तो इनके साथ खड़े नजर नहीं आए।
तो ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। हम तो 315 अपने को गिन ही रहे थे, 15 आपने इनवैलिड कर दिया, तो हमारे लोग कहाँ क्रॉस वोटिंग की है, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर खरीद फरोख्त या चुनाव में धांधली के आरोप लगे हों, लेकिन इस बार ये आरोप उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे अहम पद के लिए लगाए गए हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है, ये तो देखना होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी कटघरे में आ गई है। वैसे सवाल नेपाल के राजनीतिक भविष्य पर भी बने हुए हैं। ओली सरकार के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के प्रदर्शन ने देश की सत्ता में बदलाव कर दिया। हालांकि पूर्व पीएम केपी ओली ने भारत का नाम लेते हुए इसके पीछे बड़ी साजिश की बात कही है। वहीं देश में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। तो किसके हाथ में जाएगी नेपाल की कमान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? युवाओं के आक्रोश ने केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर तो मजबूर कर दिया, लेकिन अब अंतरिम सरकार का गठन भी आसान नजर नहीं आ रहा। पहले से ही देश में अराजकता का माहौल है। सेना के एक्शन में आने के बाद हालात काफी सुधरे हैं, पर नए प्रधानमंत्री को लेकर सेना और जेनजी के बीच समन्वय नहीं बैठ पा रहा। जेनजी का कहना है कि युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। 6 महीने के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए जेनजी ने पीएम पद के लिए वोट दिया। सेना के साथ उनकी दूसरी दौर की भी वार्ता हुई, जिसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर तो आई थी, लेकिन बाद में युवाओं के ही एक गुट ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि संविधान के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस इस पद पर काबिज नहीं हो सकते, जिसके बाद कुलमान घीसिंग के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारी दलों की मांगों को पूरा करने और समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह हर पल ये लिस्ट बदल रही है, उसके बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने एक भावनात्मक वीडियो संदेश जारी कर माफी की मांग की है। उन्होंने माना कि हाल के घटनाक्रमों में उनसे और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य सदस्यों से गलतियां हुई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनता को संबोधित खुला पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने जेनजी आंदोलन के पीछे साजिश के आरोप लगाए और कहा कि अगर मैं भारत के सामने झुक जाता तो मेरी सत्ता कई सालों तक बनी रहती। यानी उन्होंने एक तरह से इस तख्तापलट के पीछे भारत का हाथ बताया, जबकि चीनी सोशल मीडिया पर अमेरिका को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। बहरहाल अब नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ये महीना बीजेपी और संघ के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों के मुखियाओं का बर्थडे इसी महीने है। दोनों ही 75 साल के हो रहे हैं और दोनों एक नियम से भी बंधे हैं। देखना यह है कि भागवत जी क्या मोदी जी के बर्थडे को विपक्ष के लिए हैप्पी बर्थडे मनाएंगे या नियम छोड़कर अब भी मोदी है तो मुमकिन है ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।